हेलो फ्रेंड्स, वाइब्रेंट जीएस स्टडी सेंटर में आप लोग का स्वागत है। आज का हम लोग का नया टॉपिक है भारत के भूगोल में अपवाह तंत्र। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। कोई भी एग्जाम है, चाहे यूपीएससी का हो, चाहे स्टेट लेवल का पीएससी का एग्जाम हो, या और भी छोटी एग्जाम हो, चाहे यूपी पुलिस हो गया, समीक्षा अधिकारी हो गया, और भी तमाम जो है टेट का एग्जाम, कोई भी एग्जाम होता है, अगर जीएस में प्रश्न बनता है, रेलवे हो गया, एसएससी हो गया, तो यहां से प्रश्न अपवाह तंत्र से क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं। तो महत्वपूर्ण टॉपिक है। और इस टॉपिक की सबसे बड़ी मतलब इसमें सबसे बड़ी खास विशेषता यह है कि इसमें वही चीज आपको बताया जाएगा जो एग्जाम में जहां से क्वेश्चन बनते हैं। अनर्गल चीजें आपको नहीं बताई जाएंगी। इसलिए वीडियो आप लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जो बच्चे अगर इस वीडियो को पूरा देखेंगे उनको बहुत ज्यादा लाभ होने वाला है। इसलिए आप लोग धैर्यपूर्वक इस वीडियो को पूरा देखेंगे, तभी आप लोग को फायदा मिलेगा। तो हम लोग जो है अपवाह तंत्र को प्रारंभ करने जा रहे हैं। और सबसे पहले आप लोग को यह बता दें सरल भाषा में कि अपवाह तंत्र है क्या। देखिए, कोई भी नदी होती है, वो नदी क्या होता है कि अपने ढाल का अनुसरण करते हुए पानी बहता है। मतलब ढाल मतलब पानी जो है ढाल से ऊंचाई से निचाई की तरफ बहता है। तो कोई भी नदी या कोई किसी भी जल का प्रवाह होता है तो एक दिशा से होते हुए, मतलब एक रास्ता बनाते हुए पानी का जो प्रवाह होता है उसी को अपवाह कहते हैं। अब उसमें अगर और भी कई नदियां या सहायक नदियां मिल जाती हैं उस प्रवाह में, जैसे समझने के लिए आप ये सोच लीजिए कि ये कोई नदी जा रही है, ये पानी का मार्ग है और ये ऐसे बह रहा है, तो एक निश्चित मार्ग उससे होते हुए ये पानी का प्रवाह हो रहा है, इसी को अपवाह कहते हैं। जब इसमें और जगह से भी जल आने लगता है इस तरीके से, या छोटी छोटी सहायक नदियां मिल जाती हैं, तो इस पूरे सिस्टम को क्या कहते हैं? अपवाह तंत्र कहते हैं। तो आप लोग को सरल भाषा में हमने बहुत ही सरल भाषा में समझाने का प्रयास किया कि अपवाह तंत्र क्या है। अब प्रश्न यह बनता है कि अपवाह तंत्र में हमको क्या क्या महत्वपूर्ण चीजें पढ़नी है। तो हमको इसमें तीन महत्वपूर्ण चीजें पढ़नी है। क्या पढ़नी है? एक तो हिमालय की नदियों का अपवाह तंत्र, वह नदियां जो हिमालय से निकलती हैं उनका अपवाह तंत्र के विषय में पढ़ना है। दूसरा प्रायद्वीपीय भारत, दो दक्षिण भारत की नदियां हैं प्रायद्वीपीय भारत, उन नदियों का अपवाह तंत्र पढ़ना है। और कुछ अन्य नदियां हैं जिनका अपवाह तंत्र पढ़ना है। तो इसको तीन भाग में हमने विभाजित किया है और यही से प्रश्न बनते हैं। उसके बाद जो है हिमालयी नदियों के अपवाह तंत्र में हमको कौन कौन सी नदियों को बेसिकली ज्यादा फोकस करना है, तो उसमें तीन महत्वपूर्ण नदियां हैं। जैसे सिंध नदी अपवाह तंत्र हो गया, दूसरा गंगा नदी अपवाह तंत्र हो गया, और तीसरा ब्रह्मपुत्र नदी अपवाह तंत्र हो गया। इन तीनों नदियों के अपवाह तंत्र को पढ़ना है। इसके साथ साथ इन नदियों में और जितनी महत्वपूर्ण सहायक नदियां हैं, नदियां तो ऐसे बहुत सहायक हैं, लेकिन जो खास खास महत्वपूर्ण सहायक नदियां हैं उनको पढ़ना है, जो एग्जाम में जहां से क्वेश्चन ज्यादा बनते हैं। अब पहले क्रम में हम लोग सिंध नदी अपवाह तंत्र के विषय में पढ़ेंगे। तो सिंध नदी अपवाह तंत्र के विषय में पढ़ने में इनमें तीन चार चीजों पे ज्यादा हम लोग ध्यान देंगे कि इसका उद्गम कहाँ है, ओरिजिन कहाँ है, फिर भारत में कहाँ से कहाँ, भारत में सिंध नदी जो बहती है कहाँ से कहाँ के बीच में बहती है, इनका मार्ग क्या है, तीसरा इसकी सिंध की प्रमुख सहायक नदी क्या है, और उसके बाद ये नदी कहाँ जाके मिलती है। देखिए, यहां से प्रश्न बनते हैं सिंध नदी में, इसलिए ये चीजें बताई जा रही हैं आपको। जो बच्चे, कुछ बच्चों पे लगता होगा कि क्या बता रहे हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट्स बता रहे हैं आप लोग को, इसलिए इसको बहुत गंभीरता से आप लोग सुनिएगा। तो उद्गम में देखिए, तिब्बत में, ये सबको पता है कि सिंध नदी तिब्बत से निकलती है, लेकिन तिब्बत में कहां से निकलती है? तो तिब्बत में यह कैलाश पर्वत श्रेणी से निकलती है। और कैलाश पर्वत श्रेणी में एक बोखुरचू स्थान है। बोखुरचू, बोखुरचू के निकट जो है एक ग्लेशियर है, वहीं से नदी निकलती है। और जब ये नदी वहां से निकलती है तो वहां से यात्रा करते हुए अपने उत्तर पश्चिम दिशा में, ये देखिए अगर भारत का मैप है तो यहां से सिंध नदी निकलती है और ये उत्तर पश्चिम वाला मार्ग का अनुसरण करते भारत में प्रवेश करती है। तो जो कुछ बच्चों को हो सकता है ना समझ में आ रहा हो, तो इसका पुराना वाला जो वीडियो है
हमने उसमें हिमालय की नदियों का जो है जब कैलाश से ये आपका ट्रांस हिमालय वगैरह पढ़ा रहे थे तो उसमें इस सबका उल्लेख हुआ था, चर्चा हुई थी, तो उसको जरूर देख लेंगे तो ये जरूर समझ में आएगा। तो इसके पुराने वीडियो को आप लोग जरूर देख लीजिएगा। तो अपवाह भारत में क्या होता है कि जहां से यह नदी निकलती है उसके उत्तर पश्चिम दिशा में भारत में लद्दाख और जास्कर की जो श्रेणियां हैं ट्रांस हिमालय में, उसके बीच से बहते हुए सिंध नदी जो है ये दमचा के पास भारत में प्रवेश करती है। भारत में कहां प्रवेश करती है? दमचा के पास। और फिर भारत में ये कैलाश और जास्कर, ये लद्दाख और जास्कर की जो पर्वत श्रेणियां हैं, इन्हीं के बीच से सिंध नदी बहती है। फिर उसके बाद क्या होता है कि ये फिर भारत से बहते हुए पाकिस्तान में जाती है। और पाकिस्तान में कहां? एक दर्दिस्तान स्थान है, दर्दिस्तान, जहां दर्द मिलता हो, दर्दिस्तान एक स्थान है, उस स्थान का नाम है चिल्लड़। तो ये दर्दिस्तान चिल्लड़ के पास जो है ये पाकिस्तान में नदी प्रवेश कर जाती है। तो एक प्रकार से कहा जाए सिंध नदी हो गई, चाहे सतलज नदी हो गई, ये नदियां इंटरनेशनल नदी भी इनको कहा जा सकता है, अंतरराष्ट्रीय नदी भी है, क्योंकि तिब्बत से बहते हुए आती हैं, भारत में प्रवेश करती है, फिर भारत भर पाकिस्तान में चली जाती हैं, वहां अरब सागर में ये जो है मिल जाती है। तो ये चीज आपको समझ में आ गया होगा। फिर इनकी कुछ प्रमुख सहायक नदी है। जब सिंध नदी बहती है तो इसका ये बायां पोर्शन हो गया और इसका ये दायां पोर्शन हो गया। तो जाहिर सी बात है जब नदी बह रही है तो इसमें कुछ ना कुछ नदियां आके मिलती भी होंगी। तो जो नदियां आके मिलती है उसको कहते हैं सहायक नदी। तो अब हम इसके दाएं तरफ से मिलने वाली सहायक नदी को जानेंगे और बाएं तरफ से मिलने वाली सहायक नदियों को जानेंगे। इसको इसलिए बता रहे हैं कि क्योंकि ये परीक्षा में ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं और कई बार ऐसे प्रश्न पूछे भी गए हैं, इसलिए इसको आप लोग बहुत ध्यान से सुनिएगा। तो बाएं तरफ से मिलने वाली नदियां कौन कौन सी है महत्वपूर्ण? जास्कर हो गया, चिनाब हो गया और द्रास हो गया। जब ये सिंध नदी बह रही है तो ये बायां हो गया, ये दायां हो गया। जो नदी उत्तर से आकर के सिंध नदी मिल रही उसको दाएं तरफ कहते हैं, और जो नदी दक्षिण से जो है सिंध की तरफ, उत्तर की तरफ बहते हुए सिंध में मिलती है उसको कहते हैं बाएं तरफ से नदी मिल रही है। तो बाएं तरफ से मिलने वाली कौन कौन सी नदी है? जास्कर है, चिनाब है और द्रास नदी। जास्कर, चिनाब, द्रास, ये तीन महत्वपूर्ण नदियां हो गई। और दाएं तरफ से मिलने वाली कौन सी प्रमुख नदी है? श्योक नदी हो गई, गिलगित नदी हो गई, हुंजा नदी हो गई, नुब्रा नदी। चार महत्वपूर्ण नदियां हैं। कौन सी हैं? श्योक है, गिलगित है, हुंजा है, नुब्रा है। ये सब परीक्षा में प्रश्न पूछे जा चुके हैं, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। फिर श्योक नदी कहां से निकलती है? श्योक नदी जो है लद्दाख के आसपास निकलती है। लद्दाख के पास एक ग्लेशियर है। इसके पहले वाले वीडियो हमने ग्लेशियर जब पढ़ाया था तो उसमें एक रिमो ग्लेशियर की हमने चर्चा की थी, रिमो हिमानी या रिमो ग्लेशियर। तो ये श्योक नदी रिमो हिमानी या रिमो ग्लेशियर से निकलती है। और काराकोरम के पास इस नदी को मृत की नदी भी कही जाती है। इसका एक दूसरा नाम है मृत की नदी। तो श्योक नदी को मृत की नदी के नाम से भी जानते हैं। अब ऐसे जान लीजिए, श्योक नाम है सा या योक, श्योक है। अब शोक समझ करके मृत का पर्यायवाची एक प्रकार से जान लीजिए, तो इसको मृत की नदी के नाम से भी जानते हैं। और बाद में श्योक नदी सिंध में मिल जाती है। और फिर ये इसका मुहाना कहाँ है सिंध नदी का? मतलब जहां से सागर में प्रवेश करती है उसको मुहाना बोलते हैं। तो मुहाना क्या हो गया? अरब सागर। इस प्रकार से सिंध नदी के विषय में आप लोग जान गए। अब कुछ इसकी जो सिंध नदी की महत्वपूर्ण सहायक नदियां हैं, बड़ी बड़ी जो सहायक नदियां हैं, उनके विषय में हम लोग चर्चा करेंगे। अब हम लोग सिंध की सहायक नदियों की जो पांच महत्वपूर्ण सहायक नदियां हैं सिंध नदी की, जिनको आप लोग जानते होंगे, झेलम हो गया, चेनाब हो गया, उसके बाद जो है रावी हो गया, ब्यास हो गया, सतलज नदी। ये जो पांच महत्वपूर्ण सहायक नदियां हैं, इनके विषय में एक एक नदी के विषय में पढ़ेंगे। तो देखिए, ये जो सहायक नदियों का क्रम है, मतलब उत्तर से दक्षिण या दक्षिण से उत्तर नदियों का जो क्रम है, इनको सबसे पहले आप लोग जान लीजिए। देखिए, ये सिंध नदी है, ये सिंध नदी बह रही है और ये बहते हुए इधर जाके पाकिस्तान में
पाकिस्तान में अरब सागर के पास जो है मिल जाती है। तो इसमें जो और इसकी सहायक नदियां हैं, सिंध के बाद जो है अगर ये इसके दक्षिण में जाएंगे तो सबसे पहले पड़ेगी चेनाब नदी, चेनाब पड़ेगी। फिर उसके बाद जो है रावी नदी पड़ेगी इसके दक्षिण में। फिर उसके बाद ब्यास नदी पड़ेगी, नहीं चेनाब नहीं, ये सॉरी, झेलम नदी पड़ेगी। फिर चेनाब नदी पड़ेगी, फिर रावी नदी पड़ेगी, फिर ब्यास और फिर सतलज, सतलज नदी। ये पांचों नदियों का क्रम आप देख लीजिए, परीक्षा में पूछा जाता है। सिंध नदी के दक्षिण में झेलम नदी है, फिर उसके दक्षिण में चेनाब नदी है, फिर उसके दक्षिण में रावी नदी है, उसके दक्षिण में ब्यास नदी है, उसके दक्षिण में सतलज नदी है। तो ये पांचों नदियां जो हैं सिंध की सहायक नदियां हैं। अब हम लोग इन पांचों नदियों के विषय में एक एक करके पढ़ेंगे, चूंकि ये नदियां बड़ी महत्वपूर्ण हैं, यहां से प्रश्न बनते हैं। तो सबसे पहले हम लोग झेलम नदी की चर्चा करते हैं। झेलम नदी, इसका उद्गम कहां से है? इसका उद्गम जो है पीर पंजाल पर्वत श्रेणी से हुआ है। पीर पंजाल जो पर्वत श्रेणी है वहीं पे एक बेरी नाग झील है, बेरी नाग झील है, वही बेरी नाग झील से जो है इसका उद्गम हुआ है। और ये बहती कहाँ है? ये श्रीनगर में जो नदी बही है, श्रीनगर से होते हुए बहती है। तो श्रीनगर में कौन सी नदी है? झेलम नदी। तो श्रीनगर से होते हुए बहती है। इसकी प्रमुख सहायक नदी कौन सी है? कभी कभी झेलम की सहायक नदी पूछ लिया जाता है। तो इसकी प्रमुख सहायक नदी किशन गंगा है, किशन गंगा इसकी प्रमुख सहायक नदी है। और इसी झेलम नदी पे बुलर झील का निर्माण हुआ है। ये अक्सर पूछा जाता है कि बुलर झील जो है किस नदी पर बना हुआ है, अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो बुलर झील का मतलब आप लोग जान लीजिए कि झेलम नदी पे, जो झेलम नदी बहुत झेलाती है, उस पर बगुला जो है मछली चुनने के लिए बैठा रहता है। तो इसका मतलब बुलर झील जो है वो किस पे है? सिंध, मतलब झेलम नदी पे है। मतलब ये याद करने का तरीका आप लोगों को बता रहे हैं, ताकि आप लोग इसको कैसे दिमाग में बैठाएंगे, चाहे जैसे भी दिमाग में बैठाना हो इसको बैठा लीजिएगा। ये सब प्रश्न बनते हैं कि बुलर झील झेलम नदी पे है। अब अपने ट्रिक से, अपने दिमाग से आप लोग उसको बैठा लीजिएगा। फिर यही सिंध नदी जो है, झेलम नदी जो है, ये पाकिस्तान में जो है झांग, पाकिस्तान में एक स्थान है झांग, झांग के निकट जो है चेनाब नदी में मिल जाती है। झेलम नदी किस में मिलती है? पहले चेनाब नदी में मिलती है। कहां पे? पाकिस्तान में झांग के निकट। उसके बाद ये देख, इस नदी की एक खासियत और है, जो महत्वपूर्ण खास बात है कि ये कुछ किलोमीटर तक अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा से भी होते हुए बहती हैं। वो स्थान कौन से? मुजफ्फरापुर से मीरपुर तक, मुजफ्फराबाद से मीरपुर तक ये नदी जो है, ये भारत और पाकिस्तान की एक जो पीओके जहां से लग हुआ है, अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा, मतलब अंतरराष्ट्रीय का तो है, तो भारत का अंग तो पाकिस्तान ने उस पर कब्जा किया हुआ है। मतलब ये मुजफ्फराबाद से मीरपुर तक जो है, ये कई किलोमीटर तक बहते हुए नदी जो है जाकर के पाकिस्तान में मिलती है। तो इसकी खासियत ये है। अब हम लोग चर्चा करते हैं चेनाब नदी के विषय में। चेनाब नदी चाहे चिनाब नदी, इसका उद्गम कहाँ हुआ है? इसका उद्गम चिनाब नदी में हिमाचल प्रदेश के पास हुआ है। हिमाचल प्रदेश में एक बारालाचा दर्रा है, इसी बारालाचा दर्रे से जो है चेनाब नदी का उद्गम हुआ है। तो ये चेनाब नदी पहले दो नदी में थी। कौन कौन नदी थी? चंद्र और भागा नदी। चंद्र और भागा नदी थी। ये नदी दोनों जो है बाद में मिल जाती हैं और मिल करके जो है चेनाब नदी कहलाती है। तो इसकी खासियत ये हो गई। और ये चेनाब नदी की सबसे बड़ी खासियत ये है, विशेषता है कि ये सिंध नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है कि सिंध नदी की बताइए, सिंध नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? तो सिंध नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी चेनाब नदी है। ये सिंध की सबसे बड़ी सहायक नदी है। इस नदी पर कुछ महत्वपूर्ण परियोजनाएं हैं। जैसे बुलर झील हमने आपको झेलम नदी के बताया था कि बुलर झील झेलम नदी पे स्थित है, उसी प्रकार से चेनाब नदी में कुछ महत्वपूर्ण परियोजनाएं हैं। ये भी यहां से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। कौन कौन से महत्वपूर्ण परियोजनाएं हैं?
जैसे बगलीहार परियोजना हो गया, सलाल परियोजना हो गया और दुलहस्ती। बगलीहार, सलाल, दुलहस्ती, ये 3 महत्वपूर्ण परियोजनाएं हैं जो चिनाब नदी पर है। अब हम लोग रावी नदी के विषय में चर्चा करते हैं। देखिए, रावी नदी का उद्गम स्रोत कहां पे है? रोहतांग दर्रे से है, रोहतांग दर्रे के पास से है। रोहतांग दर्रा कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में है। तो रोहतांग दर्रे के आसपास से रावी नदी का उद्गम होता है। और ये रावी नदी जो है पाकिस्तान में सराय सिंध के पास, पाकिस्तान में सराय सिंध के पास कहाँ मिलती है? चिनाब नदी में मिल जाती है। रावी नदी का संगम चिनाब नदी में होता है। चिनाब नदी मिलती है कहाँ पे? पाकिस्तान में सराय सिंध के पास। उसके बाद आइए हम लोग चर्चा करते हैं इसमें कौन सी महत्वपूर्ण परियोजनाएं हैं, ये भी पूछे जाते हैं। तो रावी नदी पे जो दो महत्वपूर्ण परियोजनाएं हैं, कौन कौन से? एक चमेरा, दूसरा थीन परियोजना। चमेरा और थीन परियोजना। थीन परियोजना को एक दूसरे नाम से भी जाना जाता है, रणजीत सागर परियोजना। रणजीत सागर परियोजना। तो पूछा जाएगा अगर रणजीत सागर परियोजना किस नदी पर है, तो आप बताएंगे रावी नदी पर है। उसके बाद आते हम लोग ब्यास नदी की चर्चा करते हैं। तो ब्यास नदी की चर्चा करेंगे। इसका उद्गम, इसके भी उद्गम के विषय में, ये भी जो है रोहतांग दर्रे से निकलती है। और रोहतांग दर्रे के पास एक ब्यास कुंड है जहां से ये नदी निकलती है। फिर ये नदी बहती कहाँ है? हिमाचल प्रदेश के किस जिले से होते हुए जाती है? तो कुल्लू घाटी से होते हुए ये नदी प्रभावित होती है। जब आप लोग कुल्लू जाएंगे घूमने के लिए तो वहां पे जो नदी बहती हुई दिखेगी वो ब्यास नदी आपको दिखेगी। तो आप लोग जाइए वहां ब्यास नदी का आनंद लीजिए। तो कुल्लू घाटी से प्रभावित होते हुए ये आगे बढ़ती है, पंजाब के पास ये पहली बार मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है। तो जहां ये मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है वो स्थान कौन सा है? तो वो पंजाब का होशियारपुर जिला है। होशियारपुर जिले में तलवाड़ा स्थान है। तलवाड़ा, तलवाड़े के पास ही जो है मैदान में प्रवेश करती है। उसके बाद जो है आगे चल के ये सतलुज नदी में मिल जाती है। कहाँ मिलती है? हरिके। हरिके के पास, हरिके एक स्थान है जहां पे सतलुज नदी में मिलती है। अब मिलने के बाद हरिके बैराज का निर्माण करती है। हरिके के पास ये सतलुज नदी में मिलती है और मिलने के बाद हरिके बैराज का निर्माण करती है। और इस नदी की सबसे खास बात यह है कि इस नदी का प्रवाह केवल भारत में होता है। ये भी अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण तथ्य है। अब हम लोग सतलुज नदी के विषय में चर्चा करेंगे। ये भी बहुत महत्वपूर्ण नदी है, इसका बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। तो आइए उद्गम स्थान के विषय में चर्चा करते हैं। सतलुज नदी का उद्गम कहां से हुआ है? ये तिब्बत के पास जो है एक राकस ताल है। कहीं कहीं आपको राक्षस ताल मिलेगा। तो राकस ताल एवं मानसरोवर के निकट कैलाश पर्वत श्रेणी है। राकस ताल एवं मानसरोवर के निकट जो है कैलाश पर्वत श्रेणी है। वहीं से जो है कौन सी नदी निकलती है? सतलज नदी निकलती है। और ये भारत में प्रवेश कहां करती है? ये भारत में प्रवेश जो है सिपकीला दर्रे से होते हुए प्रवेश करती है, हिमाचल प्रदेश में करती है। जब हम इसके पहले वाले वीडियो में दर्रों के विषय में आपको पढ़ाए थे तो उसमें सारे दर्रों के विषय में हमने आपको बताया था कौन कौन से दर्रे किन किन राज्यों में हैं। तो सिपकीला दर्रा जो है वो हिमाचल प्रदेश जो है तिब्बत के बीच आने जाने का मार्ग है। तो सिपकीला दर्रे से नदी जो है भारत में प्रवेश करती है। कौन सी नदी? सतलज नदी। उसके बाद ये नदी मिलती किस नदी से है? बाद में जो है नदी चिनाब नदी से मिल जाती है। सतलज नदी जो है चिनाब नदी से मिलती है। कहां पे मिलती है? पाकिस्तान में। पाकिस्तान में एक बहावलपुर जिला है, बहावलपुर जिले में ही जाकर के ये उसमें चिनाब नदी में मिल जाती है। इस नदी की जो टोटल लंबाई है वो कितना है? 1450 किलोमीटर, मतलब 1450 किलोमीटर। अब भारत में इसकी जो लंबाई है वो 1050 किलोमीटर लगभग। तो इसका मतलब यह है कि ये नदी भारत में सबसे ज्यादा लंबी दूरी तय करती है। फिर इस नदी पर जो है कुछ महत्वपूर्ण परियोजनाएं भी है जो पूछे जाते हैं एग्जाम में। जैसे भाखड़ा नांगल परियोजना सतलज नदी पर बना हुआ है। हरिके बैराज है,
इंदिरा गांधी परियोजना है, नहर परियोजना, ये भी सतलज नदी पर बना हुआ है। तो मतलब ये 3 महत्वपूर्ण परियोजनाएं हैं जो कि सतलज नदी पर है। तो यहां से प्रश्न बनते हैं, उन बच्चों के लिए वीडियो है जो वीडियो पूरा देखेंगे तो इसका लाभ उनको बहुत मिलेगा, और कुछ बच्चे जो स्किप करके निकल जाते हैं तो उनका भगवान मालिक है। वो स्किप करने वाले स्किप करें, जो बच्चे पूरा देखने चाहें तो इस वीडियो को पूरा देखें। जितनी भी चीजें बताई गई हैं सब परीक्षा में आने वाली चीजें हैं। इस वीडियो को देखने से आपको बहुत लाभ मिलेगा, इसलिए इसको बहुत गंभीरता से बार बार देखिएगा और लाइक और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। फिर इसके अगले वाले पार्ट में फिर हम गंगा नदी का अपवाह तंत्र और ब्रह्मपुत्र नदी का अपवाह तंत्र के विषय में चर्चा करेंगे। थैंक यू।